हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। हम अपने रिवोल्ट्स को जो 1857 से पहले वाले हैं उसकी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 6 ऑफ स्पेक्ट्रम, लेटेस्ट स्पेक्ट्रम चल रहा है, ये लेटेस्ट एडिशन में करवा रही हूँ और इसके अंदर हमने बहुत सारे रिवोल्ट ऑलरेडी देख लिए हैं। अब हम आगे के रिवोल्ट्स को समझते हैं। जो भी एस्पिरेंट नया है वो यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बाकी सारे कोर्सेज की भी डिटेल यहाँ पे आती रहेंगी भविष्य में, जितने भी मैं प्लान कर रही हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सीरीज में। देखिए, सूरत सॉल्ट एजिटेशन, सूरत सोल्ट एजिटेशन के अंदर, ये एजिटेशन 1840 के अंदर होता है। ये किस वजह से होता है? इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट उभर के आता है। देखो क्या होता है आपके ऊपर, जैसे आप इकोनॉमी के अंदर भी लेफर कर्व पढ़ते होगे। लेफर कर्व क्या कहता है एस्पिरेंट? क्योंकि मुझे इकोनॉमी से थोड़ा ज्यादा ही प्यार है तो मैं हिस्ट्री के अंदर भी इकोनॉमी वाली इस बात को आपको समझाना चाह रही हूँ। लेफर कर्व ये कह रहा है जैसे जैसे आप टैक्स को बढ़ाते रहोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप टैक्स रेट्स तो बढ़ा रहे हो लेकिन आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं टैक्स रेट्स लिख दूं और यहाँ पे अगर मैं रेवेन्यू लिख दूं तो क्या हो रहा है? देखिए, एक पॉइंट तक तो आपके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अगर आप टैक्स रेट्स को बढ़ाते रहोगे तो दुनिया चोरी करना शुरू कर देगी टैक्स की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इस टैक्स को पे करने के एबल नहीं रहेंगे, तो वो लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर देंगे। सेम काम यहाँ पे आप लोग फेस करोगे। यहाँ पे इशू को समझो। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए, और ये चीज ऐसी है जो हमेशा से ही और हर कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो होता क्या है, जो ये ब्रिटिशर्स लोग होते हैं, एक ही दिन के अंदर अंदर इस सोल्ट के ऊपर जो टैक्स है वो 50 पैसे से 1 रुपया बढ़ा देते हैं, यानी 50 पैसे से सीधा डबल करके 1 रुपी इस टैक्स को कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट आ जाता है कि जो हमारी जिंदगी की बेसिक नीड है आप उसके ऊपर ही इतनी हाई ड्यूटी लगाओगे तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो कैसे चलेगी? इस वजह से यहाँ के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो एजिटेशन कर देते हैं और यही एजिटेशन आपका सूरत सॉल्ट एजिटेशन के नाम से फेमस हुआ। आपको याद क्या रखना है, 1840 का ये समय चल रहा है। और इसी वक्त एक और एजिटेशन यहाँ पे होता है बंगाल के अंदर, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर को लेके। लोग इनके वेट्स को, इनके मेजर की जो पूरी सिस्टम है उसको बायकॉट करते हैं, अपने रेजिस्टेंस को शो करते हैं। ये पूरा एजिटेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 1840 का ये समय चल रहा है। ये सूरत सॉल्ट एजिटेशन था, ये सूरत के अंदर एजिटेशन हो रहा है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद कोल्हापुर और सावंतवाड़ी रिवोल्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, ये एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है गडकरीज। कोल्हापुर आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर जगह है। गडकरीज से जुड़ा हुआ है। गडकरीज क्या है? हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास है, मतलब इनके पूर्वज सारे बाप दादा सब लोग मिलिट्री ही रहे हैं। किसके राज में? मराठास के राज में। जब तक मराठास लोगों का राज इस पूरे महाराष्ट्र वाले रीजन पे चलता था तब तक ये वहां पे मिलिट्री की तरह सर्व कर रहे हैं, मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, और इन लोगों को बहुत अच्छा रेवेन्यू भी मराठा लोग देते हैं। इन लोगों को रेंट के अंदर, मतलब लैंड के भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इन लोगों को सैलरी भी अच्छी मिल रही है, इन लोगों का प्रेस्टीज भी है, इन लोगों का स्टेटस भी है, और हमेशा से जो इनके बाप दादा जो काम करते आए हैं उसी काम के अंदर इनके बाकी के बच्चे भी लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही मराठास के अंदर मराठा वीक होते हैं और ब्रिटिशर्स मराठा की जगह को ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये गडकरीज लोग होते हैं इनके राइट्स इन लोगों से छीन लिए जाते हैं। मतलब अब इनको मिलिट्री के अंदर काम नहीं दिया जा रहा और इनके सभी गैरिसन्स को डिस्बैंड कर देती है, तोड़ देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, 1844 के बाद यहाँ पे जो रिजेंटमेंट है वो बहुत तेजी से उठता है। अनएम्प्लॉयमेंट इनके अंदर बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि जो काम इनको मिलता था मराठास के राज में वो अब मिल नहीं रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, सामनगढ़ और भूदरगढ़, ये 2 फोर्ट्स हैं, 2 किले हैं, इनके ऊपर अपना राज कर लेते हैं, इनको इन पे कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि इनके पास कोई नौकरी नहीं है तो अपना जीवन यापन करने के लिए ये इन 2 फोर्ट्स पे कब्जा कर लेते हैं। और ये जो इनका रिवोल्ट है वो धीरे धीरे सावंतवाड़ी एरिया के अंदर भी फैलने लग जाता है। मतलब आसपास के एरिया के अंदर भी लोग इनका सपोर्ट करने लग जाते हैं कि ये लोग अपनी जगह ठीक है। और गडकरीज की तरह और भी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी थी जो मराठा के राज में राज कर रही हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनके हाथ से उनकी पावर चली जाती है। तो वहां के सभी लोग मिलके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत ज्यादा
रिजेंटमेंट शो करते हैं, बहुत रिवोल्ट करते हैं, और यही रिवोल्ट आपका कोल्हापुर और सावंतवाड़ी रिवोल्ट के नाम से फेमस होता है। ठीक है, ये दूसरा रिवोल्ट हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट है वहाबी मूवमेंट क्या थी। वहाबी मूवमेंट एक इस्लामिक मूवमेंट रही है, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट रही है मैं कहूंगी। जैसे जो प्योर इस्लाम है उसके अंदर वेस्टर्न मिक्सचर हो जाना, उसके अंदर वेस्टर्नाइजेशन आ जाना, ये एक न्यू इस्लाम को जन्म दे रहा है। अब इस न्यू इस्लाम से वापस से प्योर इस्लाम की तरफ जाना इस्लामिक रिवाइवलिस्ट है। तो सैयद अहमद, जो रायबरेली के सैयद अहमद है, ये इस मूवमेंट को चलाते हैं और कहते हैं कि हमको इस वेस्टर्नाइजेशन को खत्म करना है और हमको अपना प्योर इस्लाम चाहिए, हमको अपना न्यू इस्लाम नहीं चाहिए जो आपने इसके अंदर वेस्टर्न मूवमेंट एलिमेंट्स को ऐड करके बनाया है, हमें वो नहीं चाहिए, हमको अपना प्योर इस्लाम चाहिए। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली इस मूवमेंट को लीड करते हैं। जो ये सैयद अहमद है ये किनको मानते हैं, ये शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली को मानते हैं, यानी दिल्ली के अंदर जो अपना गुरु ये जिससे इंस्पायर है वो कौन लोग हैं, शाह वलीउल्लाह और सऊदी अरेबिया के अब्दुल वहाब। इन दोनों की टीचिंग से ये इंस्पायर्ड है और प्योर इस्लाम चाहते हैं। ठीक है, जो अंग्रेजों ने इनके इस्लाम के अंदर कुछ वेस्टर्न मूवमेंट्स डाल दिए थे, कुछ वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाल दिए थे, उनको ये हटाना चाहते हैं। सैयद अहमद खुद को एक प्रॉफिट की तरह मानने लगते हैं, मतलब कि मैं मुस्लिम को प्रीच करूंगा, मैं मुस्लिम संदेश जो है, मैसेजेस जो है उनको प्रीच करूंगा। इन्होंने खुद को एक इमाम के तौर पे कहा। ठीक है, तो अब होता क्या है, जो इनका एजिटेशन चलता है, पहले इनका एजिटेशन देखो 1830 में चलता है और 1857 में इनका जो एजिटेशन है वो बहुत ज्यादा पकड़ लेता है। 1830 में ये किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये सिखों के खिलाफ लड़ रहे हैं। 1830 में सिख एम्पायर यानी महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ लड़ते हैं। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं, सेम रीजन को लेके। ठीक है, इनका जो पूरा ये मूवमेंट है ये कहां कहां चलता है, मेन सेंटर देखिए पटना था, पटना के साथ साथ हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, इन सभी एरिया के अंदर, यानी मैं कह सकती हूँ वहां भी मूवमेंट पूरा एक पैन इंडिया प्रोग्राम था, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये फैल जाता है। और इनको करना क्या था, इनका मकसद क्या था, दर उल हर्ब से इनको दरुल इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करना है। दर उल हर्ब क्या है, अ टेरिटरी ऑफ वॉर एंड क्योस, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे अभी ऐसा क्षेत्र जहां पे अभी वॉर या क्योस है, हमको इन वॉर और क्योस को खत्म करके हमको पूरा लैंड ऑफ इस्लाम यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। यानी वो क्या चाह रहे हैं, वो इस दर उल हर्ब यानी कि वॉर और क्योस की टेरिटरी को दारुल इस्लाम यानी कि लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पहले 1830s में इन्होंने पंजाब के अंदर जो सिख किंगडम है उनके खिलाफ बिगुल बजाया कि हम लोग यहाँ पे इस्लामिस्ट मूवमेंट चलाएंगे, इस्लाम को फैलाएंगे। और फिर क्या होता है, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और उस एरिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है और ये ब्रिटिशर्स लोग अपनी क्रिश्चियनिटी को वहां फैलाना चाहते हैं, तो फिर इन सैयद अहमद ऑफ रायबरेली की लड़ाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होती है, यानी वहाबी मूवमेंट फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होती है कि हम क्रिश्चियनिटी को नहीं आगे आने देंगे, हम अपना मुस्लिम धर्म जो है वो फैलाएंगे। तो ये पूरा वहाबी मूवमेंट था। इसके बाद क्या होता है, इस वहाबीज की वजह से, मतलब वहाबीज किनको कह रहे हैं, ये मुस्लिम लोग, ठीक है, वो मुस्लिम लोग जो प्योर इस्लाम चाहते हैं। ये वहाबीज लोग क्या करते हैं, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट फैलाते हैं और इनके खिलाफ बहुत कड़े कड़े कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए। और यही वो समय है जब सिडिशन का जो एक्ट है वो लागू किया जाता है, क्योंकि ये वो पहली कम्युनिटी है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट पूरे रीजन के अंदर फैला रहे हैं। और बहुत बड़े एरिया के अंदर पूरी जान लगाकर ब्रिटिशर्स लोग इन वहाबीज को सप्रेस करते हैं, इन वहाबी रेजिस्टेंस को वीक करते हैं और इस तरीके से ये पूरा जो इनका मूवमेंट था वो पूरा मूवमेंट सप्रेस किया जाता है। ठीक है, 1890s के अंदर इनका पूरा मूवमेंट सप्रेस होता है और ये एक बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट फैल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कूका मूवमेंट की तरफ। कूका मूवमेंट 1840 में आता है। ये भगत जवाहर मल इसको चलाते हैं, जिनको शियान साहिब भी कहते हैं। इनके लीडर ये हैं, ये वेस्टर्न पंजाब के एक लीडर है। ठीक है, इनके बाद इस मूवमेंट को एक और नाम से जोड़ा जाता है, बाबा राम सिंह। लेकिन ये जो भगत जवाहर मल है और बाबा राम सिंह है, इन दोनों की मूवमेंट थोड़ी अलग थी। ठीक है, एरिया सेम है लेकिन मूवमेंट थोड़ा अलग था। बाबा राम सिंह नामधारी सिख सेक्ट, एक सेक्ट है, मतलब सिखों के अंदर ही सेक्ट है नामधारी सिख, उनको फाउंड करने वाले बाबा राम सिंह है।
ठीक है। और कूका मूवमेंट जो है वो भगत जवाहरमल चलाते हैं। कुछ किताबें मानती है कि बाबा राम सिंह ही कूका मूवमेंट के लीडर थे, लेकिन दोनों मूवमेंट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखो क्या होता है, जब पंजाब के एरिया पे ब्रिटिश अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो जो ये मूवमेंट है ये रिलीजियस के साथ साथ पॉलिटिकल एंगल भी अपना चेंज कर लेते हैं। रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही एंगल चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये क्या चाहते हैं, कूका मूवमेंट के अंदर जो भगत जवाहरमल जी हैं ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी परमिशन मिले, इंटर मैरिजेस की परमिशन मिले, विडो रीमैरिज की परमिशन मिले। मतलब ये लोग कुछ सोशल रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, विमेन्स को एनकरेज करने की बातें हो, ठीक है। और पॉलिटिकली ये क्या बदलाव चाहते हैं कि कूकाज ये चाहते थे कि ब्रिटिश यहां से हट जाए और पूरे पंजाब के अंदर सिख का रूल हो जाए, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हम लोग हैंड वुवन क्लोथ्स पहनना चाहते हैं, हम लोग इंग्लिश लॉज को बाइकआउट करते हैं, हम अपनी सोसाइटी को, अपने एजुकेशन को, अपने प्रोडक्ट्स को अपने तरीके से यूज करेंगे। यानी ये वही मूवमेंट है कहीं ना कहीं जो स्वदेशी मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के टाइम पे चलता है। और भविष्य में जाके ये कूका मूवमेंट इन्हीं दो मूवमेंट्स के साथ जुड़ भी जाता है, ठीक है। 1863 से 1872 के पीरियड के बीच में इन कूकाज को ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से सप्रेस कर देती है और 1872 में राम सिंह जी को रंगून भेज दिया जाता है। ये पूरी कूका मूवमेंट थी जो हम लोगों ने समझी, ठीक है। तो ये पीजेंट मूवमेंट अब यहां से स्टार्ट होती है। अब सिर्फ पीजेंट मूवमेंट की बातें करते हैं, पहले अलग अलग धर्मों की बात थी, अब उन मूवमेंट्स की बातें हो रही है जो पीजेंट मूवमेंट्स थी और जिन्होंने रिलीजियस अपना चोला पहन लिया था। मतलब पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी कि लैंड के ऊपर टैक्सेस ज्यादा ले रहे हैं, या उनको लैंड से ही हटा दिया है, या जमींदारों की प्रॉब्लम है, या मनी लैंडर का डेट ट्रैप के अंदर फंस गए हैं। कुछ इस तरीके की पीजेंट मूवमेंट थी अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं। लेकिन अब इस किताब के अंदर क्या दे रखा है कि ये पीजेंट मूवमेंट्स किस तरीके से रिलीजियसली एंगल ले लेती है, रिलीजियस एंगल लेके किस तरीके से लड़ाई होती है, ये वो वाली बातें आएंगी, ठीक है। अब वही मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं जो है तो पीजेंट मूवमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रिलीजियस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करती हूं आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना। देखो अब ये कौन सी अपराइजिंग है, ये है नारकेल बेरिया अपराइजिंग। इसके लीडर कौन है, इसके लीडर है तीतू मीर, जिनका पूरा नाम है मीर निथार अली। 1782 में इनका जन्म होता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहां पे, वेस्ट बंगाल में नारकेल बेरिया नाम की जगह है, वहां पे इनका जन्म होता है। ये कौन है, ये तीतू मीर। तीतू मीर एक मुस्लिम है, तीतू मीर मुस्लिम है, और ये एक किसान फैमिली यानी टेनेंट्स है, मतलब कि पीजेंट है, पीजेंट फैमिली में इनका जन्म होता है। और यहाँ के इनके एरिया के अंदर क्या होता है, इनके एरिया के अंदर हाई टैक्सेस की वजह से सब किसान परेशान होते हैं। और टैक्सेस कौन लेते थे, टैक्सेस जमींदार लेते थे। और ये जमींदार या मैं कहूं मनी लैंडर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे खुद के फायदे के लिए। ये तीतू मीर ने क्या देखा कि हम लोग मुस्लिम हैं, मतलब उन किसान जो पीजेंट फैमिली वहां पे रहती थी, तीतू मीर भी जिनका एक हिस्सा था, पीजेंट्स में हिंदू भी है मुस्लिम भी है, लेकिन जो जमींदार है वो डोमिनेंटली हिंदू कम्युनिटी के हैं। जो जमींदार लोग हैं वहां पे जो टैक्सेस के लिए परेशान कर रहे हैं वो जमींदार लोग हिंदू कम्युनिटी के हैं, ठीक है। तो इसके लिए तीतू मीर लोगों को भड़काते हैं, यानी भड़काना गलत शब्द कहेंगे, कि लोगों को समझाते हैं कि देखो ये हिंदू जमींदार जो है हम मुस्लिम टेनेंट्स के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं और हम लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं। आगे जाके ये फर्रेजिज मूवमेंट हम पढ़ेंगे एक, इस मूवमेंट के साथ भी ये जुड़ते हैं, मक्का के अंदर जाके भी लोगों को समझाते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं मेरी जहां पे मेरा जन्म हुआ है मैं उसी जमीन पे जाके, यानी कि नारकेल बेरिया जमीन पे जाके ही लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों के साथ ये हिंदू जमींदार क्या कर रहे हैं। और इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा थी कि ये ब्रिटिशर्स को भी और जमींदारों को भी पहले ही बता देते थे कि मैं यहां अटैक करूंगा और मेरे अटैक से अगर बच सकते हो तो बच जाओ। और ये इतने ज्यादा ब्रेव थे कि जो तीतू मीर हैं इतने ज्यादा ब्रेव थे कि फिर भी इनके उस अटैक को रोकना मुश्किल होता था। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन तीतू मीर को, बाद में इनकी हत्या होती है, उसके बाद ये नारकेल बेरिया अपराइजिंग शांत होती है। ये नारकेल बेरिया अपराइजिंग थी। इसके बाद पागलपंथीज क्या है, मोपला अपराइजिंग क्या है, वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको बातें समझ आ गई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नारकेल बेरिया अपराइजिंग के बाद जो नेक्स्ट अपराइजिंग हमारा आता है वो है पागलपंथीज। दैट वाज
पागलपंथीज। अब देखिए पागलपंथीज क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और इसके अंदर हम देखेंगे पागलपंथी एक सेमी रिलीजियस ग्रुप है। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, ये बंगाल रीजन का एक पागलपंथी एक सेमी रिलीजियस ग्रुप है। इसको किसने फाउंड किया? इसको फाउंड किया करम शाह ने। करम शाह कौन है? ये सूफिज्म में बिलीव करते हैं। सूफिज्म में मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म गॉड की, उसमें बिलीव करते हैं। ये एनिमिज्म में बिलीव करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे पानी नदियां इन सब को प्योर मानते हैं, इनमें बिलीव करते हैं। ह्यूमैनिज्म में बिलीव करते हैं, मानवता में बिलीव करते हैं। सूफिज्म बहुत ही पायस सेक्ट माना जाता है। ये जो पागलपंथीज है, इसके इस रिवोल्ट के जो फाउंडर है उसको करम शाह माना जाता है, लेकिन असली रिवोल्ट जो किया था करम शाह के बेटे टीपू शाह ने किया था। टीपू शाह ने क्या किया था, जितने भी आसपास इस रीजन के जितने लोग थे, और वो सब लोग जो पीजेंट्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये सभी पीजेंट्स ब्रिटिशर से परेशान थे। टीपू शाह ने क्या किया, इन सभी पीजेंट्स को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, उनको ऑर्गेनाइज किया और धावा बोल दिया अंग्रेजों के खिलाफ। या मैं कहूं धावा बोल दिया जो हाई टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही थी उनके खिलाफ। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग आपको ये हाई टैक्सेस नहीं देंगे, और आप जो बेवजह हमारा ऑपरेशन करते हैं हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। साथ में ये जमींदारों के भी खिलाफ थे, जमींदारों के खिलाफ थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग जितनी टैक्स की वसूली करते थे जमींदारों को बिचौलिया बना के और फिर किसानों से करते थे। तो यानी पीजेंट्स को सामने से दुश्मन कौन लग रहे हैं? पीजेंट्स को सामने से दुश्मन जमींदार लग रहे हैं। ये जो पूरी लड़ाई चलती है 1825 से 1835 के बीच में चलती है, और पागलपंथीज जो है वो मना कर देते हैं कि इतनी लिमिट के बाद हम और रेंट पे नहीं करेंगे और टैक्सेस आपको नहीं देंगे। और जितने भी जमींदार थे, या मैं कहूं जितने ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनके घर जला दिए, उनके ऑफिसेज लूट लिए, उनके घरों में अटैक किए, और इस तरीके से पूरा ये एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन पागलपंथीज को दो सेक्ट के अंदर तोड़ने की कोशिश की। कैसे? एक वो लोग जो सरकार को ये लग रहे थे, ब्रिटिशर्स को ये लग रहे थे कि इनको हम अपनी फेवर में कर सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अरेंजमेंट्स कर दिए, यानी उनके लिए कैरेट का सहारा लिया। और जो ब्रिटिशर्स को ऐसे लग रहे थे यही वो लोग हैं जो इस आग को भड़का रहे हैं, उनके लिए स्टिक का प्रयोग किया, यानी उन लोगों को बहुत ऑप्रेसिव तरीके से दबाने की कोशिश की, उनको वायलेंटली सप्रेस किया, मारपीट की उनके साथ, बहुतों की जान ले ली। तो इस तरीके से पूरा पागलपंथी जो रिवोल्यूशन था वो पूरा इस तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट है फराजी रिवोल्ट। फराजी देखो क्या है, ये एक मुस्लिम सेक्ट है, यानी मुस्लिम धर्म के अंदर एक अलग से ही एक कम्युनिटी है जिसको नाम दिया जा रहा है फराजीज। इसके फाउंडर कौन है? हाजी शरीयत अल्लाह ऑफ फरीदपुर, ईस्टर्न बंगाल रीजन की ये बातें हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की बातें की। शरीयत अल्लाह के जो बेटे हैं दाऊद मियान, 1819 में इनका जन्म हुआ और 1860 तक ये जिंदा रहे। दादू मियान जो शरीयत अल्लाह के सन हैं, उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग इंग्लिश से परेशान हैं सबको ऑर्गेनाइज कर लिया। जैसे पहले हमने पागलपंथीज में देखा टीपू शाह ने ऑर्गेनाइज किया, ऐसे ही दादू मियां ने जितने भी लोग इंग्लिश से परेशान थे, ब्रिटिशर से परेशान थे, उनको ऑर्गेनाइज किया और एक बिगुल बजा दिया कि इंग्लिश को यहां से निकलना होगा, यानी ब्रिटिशर्स को हमारी जमीन यानी बंगाल का रीजन छोड़ना होगा। ठीक है, ये जो लड़ाइयां चल रही है ये 1838 से 1857 के बीच में चल रही है। और धीरे धीरे फराजीज जो है वो वहाबी रैंक को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी वहाबी मूवमेंट भी इनके साथ मिल जाती है। यहां दिक्कत मेनली क्या थी, जो लैंडलॉर्ड लोग थे, या मैं कहूं जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स लोग मेनली मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। यहाँ पे पीजेंट्स लोग मेनली मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, मतलब हिंदू भी थे लेकिन प्रीडोमिनेंटली ज्यादा जो थे वो मुस्लिम थे। और जो लैंडलॉर्ड थे, या मैं कहूं जो जमींदार लोग थे, वो ज्यादातर हिंदू थे, मुस्लिम भी थे लेकिन मेजॉरिटी उनमें हिंदू की थी। तो ये जो लड़ाई शुरुआत हुई है ब्रिटिशर्स की वजह से या हाई टैक्सेस की वजह से, ये लड़ाई एक रिलीजियस रूप ले लेती है। पीजेंट्स को लगता है कि हम मुस्लिम हैं और जो जमींदार हैं वो लोग हिंदू हैं, इसलिए हम लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये जो पूरी लड़ाई थी ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनके उभर आती है। ठीक है, यहाँ लैंडलॉर्ड्स नहीं, यहाँ पीजेंट्स आएगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स और जमींदार तो एक ही तरीके की बात होगी।
तो पीजेंट्स और जमींदार्स की लड़ाई हो जाती है, यानी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है, और ये एक सोशल इकोनॉमिक इशू का रूप धारण कर लेती है। इन फेराजीज को प्रॉब्लम क्या थी? अबवाब्स की। अबवाब्स क्या होते हैं? देखो, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे अभी आप सेस और सरचार्ज पढ़ते हो ना किताबों में, सेस और सरचार्ज क्या है? टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स लिया जाता है, ठीक है। सेस भी इसी तरीके से, सरचार्ज भी इसी तरीके से, हालांकि दोनों में डिफरेंस है, वो इकोनॉमी में मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जो भी एस्पिरेंट इकोनॉमी में कमजोर है, जिसको बेसिक नहीं पता इकोनॉमी के, आप इकोनॉमी बाय पायल गुप्ता सर्च कर लें, और पूरा श्रीराम आईएएस इकोनॉमी का कोर्स मैंने बिल्कुल बेसिक से डिटेल में करवाया हुआ है। आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी। हम अबवाब पे आते हैं। अबवाब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। जो ये फेराजी लोग थे, ये इस टैक्स के ऊपर टैक्स से ज्यादा परेशान थे, यानी इररेगुलर इंपोजिशन ऑफ टैक्स से परेशान थे। इसलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, या मैं कहूं जमींदार के खिलाफ, अपनी लड़ाई शुरू की थी, ठीक है। ये फेराजी रिवोल्ट जो है, ये कहां कहां हो रहा है उसको भी देखना। मेनली ईस्टर्न बंगाल के साथ ये ढाका के अंदर हुआ, ठीक है। ढाका रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ये फैला था। साथ साथ में ये फरीदपुर नाम के रीजन में फैला था। ये सब बंगाल के रीजन है, फरीदपुर के अंदर, ढाका के अंदर, मायमनसिंह के अंदर, ये सब जगह के नाम है जो बंगाल रीजन की जगह है, वहां पे इन रीजन्स के अंदर मेनली ये जो लड़ाई है, फेराजी रिवोल्ट जो है, ये फैला था। और बाद में क्या होता है, वहाबी मूवमेंट जो थी हमने पढ़ी, और फेराजी रिवोल्ट दोनों आपस में मिलके और ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया। इसके बाद बात करते हैं मोपल्ला अपराइजिंग्स की। ये भी एक हिंदू मुस्लिम की ही लड़ाई आप समझो। ये समय चल रहा है 1920s के आसपास का, और ये वो समय है जब गांधी जी देश के अंदर क्या कह रहे हैं कि जो खिलाफत मूवमेंट है और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला के, और एक मास नेशनलिज्म की तरीके से इन दोनों के साथ हम लोग खड़े होंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है, ये खिलाफत और नॉन कॉपरेशन जो है पूरे पैन इंडिया प्रोग्राम की तरह फैल जाता है, यानी पूरे भारत के अंदर फैल जाता है। इसी तरीके से जैसे ये पूरे भारत में फैल रहा था, केरला के अंदर भी ये फैल जाता है, और केरला रीजन के अंदर ये मोपल्ला अपराइजिंग हो रहा था, और ये मोपल्ला अपराइजिंग इसका हिस्सा बन जाता है। अब ये मोपल्ला अपराइजिंग था क्या, उसको समझो। ये भी हिंदू मुस्लिम की एक लड़ाई थी। लैंडलॉर्ड्स यहां पे कौन थे? हिंदू लोग थे, और पीजेंट्स यहां पे भी मुस्लिम लोग हैं। इन लोगों से, यानी कि जो पीजेंट्स हैं, मुस्लिम लोग हैं, इन लोगों से हाई रेवेन्यू डिमांड की जाती है। इनके फील्ड साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो इनका ऑपरेशन करते हैं लैंडलॉर्ड्स के माध्यम से। तो इस वजह से जो मालाबार रीजन के जो ये मोपल्ला है, यानी केरला के जो मोपल्ला है, यहां के पीजेंट्स में बहुत ज्यादा अनरेस्ट फैल जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे रेबिलियंस जो है यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। 22 रेबिलियन, यानी छोटी छोटी 22 लड़ाइयां 1836 से 1854 के बीच में होती है, और जिनमें से कोई भी लड़ाई सक्सेसफुल नहीं होती है। फिर बाद में क्या होता है, जब खिलाफत और नॉन कॉपरेशन ज्वाइंट हो जाते हैं, दोनों मूवमेंट जब ज्वाइंट हो जाते हैं, तो एक बार मोपल्ला को बहुत ज्यादा हवा मिलती है, यानी ये और ज्यादा उग्र हो जाता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, या खिलाफत जो मूवमेंट है, इनको महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे, और ये नॉन वायलेंस के आधार पे चल रहे हैं। लेकिन जो ये मोपल्ला अपराइजिंग है, ये प्योर वायलेंस करता है। ये बहुत सारे लोगों की मारकाट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से गांधी जी या और भी बहुत सारे कांग्रेस लीडर इस मोपल्ला अपराइजिंग को सपोर्ट करने से पीछे हट जाते हैं, और धीरे धीरे जो ये मोपल्ला अपराइजिंग है, ये अपने आप ही बंद हो जाता है। कुछ तो ब्रिटिश, जब ये वीक होने लगा, ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस किया, और साथ में क्या किया, जितने भी ये पीजेंट्स लोग थे मुस्लिम सेक्ट के, जो मोपल्ला जिनको मैं कह रही हूं, इन लोगों को क्या किया गया, इन सबको जेल में डाल दिया गया। और जो कोडानूर की सेंट्रल प्रिजन है, सेंट्रल जेल है, इनको एक बोगी के अंदर, एक वैगन के अंदर इनको भर के लेके जाया जाता है। लगभग एक ही बोगी में 90 मोपल्ला को भरा जाता है, जिसके अंदर 67 की डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से। इस ट्रेजेडी को वैगन ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। सफोकेशन की वजह से बहुत सारे मोपल्ला की डेथ हो जाती है, और ये पूरा मोपल्ला अपराइजिंग के नाम से फेमस होता है। यहां भी देखोगे हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, पीछे भी आप देखोगे हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई चल रही है फेराजी में। जितने भी ये पीजेंट्स मूवमेंट थे, इस चैप्टर में हमने कौन से पीजेंट्स मूवमेंट की बात की, जिन्होंने रिलीजियस एंगल ले लिया था, ठीक है। पागलपंथी हम लोगों ने देखा, यहां भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां चल रही है।
अब देखो 1857 में पीजेंट्स ने क्या रोल प्ले किया उसको और देख लेते हैं। 1857 में बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं अलग अलग एरिया के अंदर रिवोल्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा रिवोल्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, एक पूरी बेल्ट के ऊपर ये रिवोल्ट नहीं रहा। कैसे रहा, यहाँ के किसानों ने रिवोल्ट किया, फिर इस रीजन के अंदर बिल्कुल शांति है, फिर यहाँ के किसान रिवोल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक मास मूवमेंट की तरह उभर के नहीं आया। आप देखोगे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर पीजेंट्स जो है वो रिवोल्ट करते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है, आप लोग जानते हो। ये अपने लोकल फ्यूडल लीडर से भी परेशान है। जो लोकल फ्यूडल लीडर्स थे, या मैं कहूं जो जमींदार हैं, कुछ किसान उनसे परेशान है, कुछ किसान डायरेक्ट ब्रिटिशर से परेशान है, कुछ किसान अपने साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों से परेशान है। कहने का मतलब क्या है, जो ये पीजेंट्स हैं वो 1857 में रोल तो लेते हैं, पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन अलग अलग एरिया के अंदर, छोटे छोटे एरिया के अंदर फैले हुए हैं और एक ही समय पे सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जब हम 1857 को पढ़ेंगे डिटेल में, क्या रीजंस थे और क्यों ये फेल हो गया, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब चीजों के साथ ये पीजेंट्स के रिवोल्ट 1857 में हम फिर से पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूं यहां तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम, ट्राइबल रिवोल्ट्स और कौन कौन से ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे। इनके अंदर देखो जितने भी अभी तक हम लोगों ने किए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं, इनको हम बहुत डिटेल में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहां तक चीजें समझ आ गई है और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 को हम फिनिश कर देंगे। जो भी एस्पिरेंट्स नए हैं वो यूपीएससी विद पायल गुप्ता ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और डेली कम्युनिटी सेक्शन में मैं एक एमसीक्यू डालती हूं, आप लोग उसका आंसर कर दिया कीजिए। और ये तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है। अगर आप लोग फेसबुक पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा जो पेज है दैट इज जीएस विद पायल गुप्ता, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई मैसेज मुझे देना चाहते हो, आप वहां पे मुझे मैसेज दे सकते हो। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।